इस तरीके से उसके नाम दिए गए हैं। कौन से? सर्वाइकल, थोरासिक, लंबर, सैक्रल और कॉक्सीजियल। काफी बार क्या होता है, हमें कुछ कोई क्वेश्चन पता होता है, फिर भी हम उसको इतनी जल्दी में पढ़ जाते हैं कि ये नॉट पढ़ना भूल जाते हैं। इसीलिए बोला गया है कि अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने, अरे सामने पूरा आसमान बाकी है। तो आपका ज्यादा समय नहीं लेते हुए शुरू करते हैं। हेलो नर्सिंग एस्पिरेंट्स, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ही होंगे, हेल्दी होंगे और मिशन हाई के हर एक ऑनलाइन लेक्चर आप देखते होंगे। उनके साथ साथ क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व करते हैं और उनका हर एक मटेरियल कंज्यूम करके हर एक लेक्चर उनका देखते होंगे। मेरा नाम है भगीरथ, आपका फिर से स्वागत है मिशन हाई के एक और नर्सिंग लेक्चर में। और आज आप मेरे साथ सीखेंगे वन लाइनर्स MCQ। तो आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए शुरू करते हैं। So our first question is, a client with C4 spinal cord injury is at greatest risk for। क्या कहना चाहता है क्वेश्चन कि क्लाइंट विथ C4 स्पाइनल कॉर्ड इंजुरी। तो ये समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि स्पाइनल कॉर्ड होती क्या है और कितनी होती है। ठीक है, तो जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे सारी स्पाइनल कॉर्ड दी गई है। ठीक है, कितनी होती है स्पाइनल कॉर्ड? स्पाइनल कॉर्ड होती है 31 पैर। कितनी होती है? 31 पैर्स। थर्टी वन पैर्स होती है स्पाइनल कॉर्ड, और वो भी स्पाइनल वर्टिब्रा की तरह इस तरीके से उसके नाम दिए गए हैं। कौन से? सर्वाइकल, थोरासिक, लंबर, सैक्रल और कॉक्सीजियल। जिसमें देखते हैं C1 से लेके C8 तक सर्वाइकल है। कहाँ से लेके? C1 से लेके C8 तक। वर्टिब्रा में कैसा था? C1 से C7 था, पर स्पाइनल कॉर्ड में कितनी है? C1 से C8 तक। थोरासिक नर्व कितनी है? T1 से T12, और वैसे ही लंबर, और वैसे ही सैक्रल, और वैसे ही कॉक्सीजियल। और इधर लिखा हुआ है इस डायग्राम को देखते हुए कि हर एक नर्व कौन से बॉडी के कौन से पार्ट में नर्व सप्लाई कर रहा है वो लिखा गया है। जैसे C1 से लेके C3 नेक मसल्स में सप्लाई करता है। C4 जो है वो डायफ्राम को सप्लाई करता है। C5 डेल्टोइड मसल यानी कि शोल्डर्स। C6 रिस्ट, C7 ट्राइसेप्स, C7 और 8 फिंगर्स, और वैसे ही दूसरे सारे। मैं आपको थोड़ा टाइम देता हूँ, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोट डाउन कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि अगर C4 स्पाइनल कॉर्ड डैमेज है, कौन सी? C4, तो कौन सी कंडीशन देखने को मिलेगी? तो यहां पे हम देखते हैं कौन सा पार्ट इन्वॉल्व है C4 के साथ? डायाफ्राम। डायाफ्राम यानी वो चीज जो हमारी थोरासिक और हमारे एब्डोमेन को अलग करती है, और उसका काम क्या है? इनहेल और एक्सेल। जब भी डायाफ्राम होता है वो फैलता है, इन्फ्लेट होता है, तो क्या होता है? इनहेल होता है, और जब वो कॉन्स्ट्रिक्ट होता है तो क्या होता है? एक्सेल होता है। वो कौन सी स्पाइनल कॉर्ड की बदौलत होता है? C4। तो अभी अगर ये क्वेश्चन देखे तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? C4 स्पाइनल कॉर्ड में इंजुरी है। तो आगे हमने देखा कि C4 किसके साथ कौन सी जगह नर्व सप्लाई करती है? डायफ्राम में। तो अगर डायफ्राम में नर्व सप्लाई करती है और डायफ्राम में डैमेज है तो कहाँ डैमेज आएगा? रेस्पिरेटरी में, रेस्पिरेशन में। जैसे मैंने बोला कि डायफ्राम क्या काम करता है? इनहेलिंग, एक्सेलिंग, हमारे रेस्पिरेशन के काम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो उसमें इंजुरी है तो कहाँ इंजुरी होगी? डायफ्राम में। और डायफ्राम में होगी तो कौन सी? रेस्पिरेटरी कॉम्प्रोमाइज कंडीशन हमारे सामने आएगी। कौन सी? रेस्पिरेटरी कॉम्प्रोमाइज। तो आंसर इज ऑप्शन बी, रेस्पिरेटरी कॉम्प्रोमाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट,
क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉमन प्रॉब्लम ऑफ इन्फेंट बोर्न टू डायबिटिक मदर्स। देखिए यहाँ पे काफी बार क्या होता है, हमें कुछ कोई क्वेश्चन पता होता है, फिर भी हम उसको इतनी जल्दी जल्दी में पढ़ जाते हैं कि ये नॉट पढ़ना भूल जाता है, उसकी वजह से आंसर गलत लिख के आ जाता है। क्या पूछा है यहाँ पे? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉमन प्रॉब्लम, इसकी इन्फेंट बोर्न टू डायबिटिक मदर्स, कि जो इन्फेंट जो है उनका बर्थ डायबिटिक मदर से हुआ है, मतलब जो मदर है वो ऑलरेडी डायबिटिक है, तो उनके इन्फेंट में कौन सी कंडीशन, कौन सी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। मतलब एक जो ऑप्शन है उसमें देखने को नहीं मिलती है, और जो 3 कंडीशन है वो देखने को मिलेगी। तो आइए देखते हैं कौन सी कंडीशन देखने को मिलती है। पहले सबको पता है मैक्रोजोमिया यानी कि बिग बेबी सिंड्रोम देखने को मिलेगा, बिल्कुल देखने को मिलेगा, सबको पता है ये तो। फिर देखते हैं पॉलीसाइथेमिया, क्यों देखने को मिलेगा? हाइपोक्सिया की वजह से। अगर मदर डायबिटिक है तो उसको हाइपोक्सिया होगा, तो उसको पॉलीसाइथेमिया देखने को मिलेगा, मतलब ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। अब बचा हाइपरग्लाइसेमिया और हाइपोकैल्सेमिया। तो देखो, जब मदर डायबिटिक होती है और जो इन्फेंट का बर्थ होता है, उसके बाद भी उसका जो पेराथ हार्मोन है, कौन सा हार्मोन? पेराथ हार्मोन, उसको सिंथेसिस होने में समय लगता है, डिले हो जाता है। कौन सा हार्मोन? पेराथ हार्मोन, उसका सिंथेसिस में डिले हो जाता है। क्या होता है? डिले हो जाता है। उसकी वजह से कौन सी कंडीशन देखने को मिलती है? हाइपोकैल्सियमिया। मतलब हाइपोकैल्सियमिया भी देखने को मिलेगा, मतलब अपना आंसर हाइपोकैल्सियमिया भी नहीं है। तो आप बोलेंगे क्या बात कर रहे हैं सर, डायबिटिक मदर के इन्फेंट में हाइपरग्लाइसेमिया नहीं देखने को मिलेगा? नहीं देखने को मिलेगा। क्यों नहीं देखने को मिलेगा? क्योंकि उसमें देखने को मिलेगा हाइपोग्लाइसेमिया। क्या देखने को मिलेगा? हाइपोग्लाइसेमिया। मैं भी आपकी तरह शॉक हुआ था जब मुझे ये पता चला था। अगर मदर डायबिटिक है तो उसमें हाइपरग्लाइसेमिया नहीं देखने को मिलेगा, बच्चे में हाइपोग्लाइसेमिया यानी कि शुगर एकदम कम हो गई होगी। क्यों हुई होगी शुगर कम? देखते हैं, चलिए। जब जो बेबी था, इन्फेंट था, वो फीटस था, ठीक है, मदर के अंदर था, तब मदर का शुगर लेवल कितना था? ज्यादा था। डायबिटिक मदर है, शुगर लेवल ज्यादा था, उसकी वजह से प्लेसेंटा थ्रू बेबी में भी शुगर कैसा आएगा? ज्यादा आएगा। पर कब? जब वो ऑलरेडी फिटस था, जब वो ऑलरेडी मदर की वूम में अंदर था, तब क्या हुआ कि उसका शुगर ज्यादा है। अब इस कंडीशन की वजह से बेबी का जो पेंक्रियाज है, वो पेंक्रियाज का बीटा सेल जो है वो क्या करेंगे? इंसुलिन ज्यादा सिक्रीट करेंगे। क्या सिक्रीट करेंगे? इंसुलिन। इंसुलिन सिक्रीट करेंगे ज्यादा। क्यों करेंगे? जिससे बेबी का बॉडी का शुगर जो है वो कंट्रोल रह सके। अब देखो, मदर तो ऑलरेडी डायबिटिक है और वो बेबी को ज़्यादा शुगर दे रही है, उसकी वजह से इंसुलिन ज़्यादा सिक्रीट हो रहा है, ठीक है। अभी तक सब नॉर्मल हो रहा है। अब हो गई डिलीवरी, अब बेबी आ गया बाहर और प्लेसेंटा से अलग हो गया बेबी। अब क्या होगा कि प्लेसेंटा में से जो उसको शुगर, एकदम ज़्यादा मात्रा में शुगर मिल रही थी, हाई अमाउंट में शुगर मिल रही थी, वो क्या हो जाएगी? कट हो जाएगी। और शुगर कैसी हो जाएगी? नॉर्मल हो जाएगी बेबी में। कैसी हो जाएगी? नॉर्मल। अब क्या कंडीशन हुई? बेबी के अंदर शुगर नॉर्मल है, पर अभी भी इंसुलिन का लेवल कैसा है? बढ़ा हुआ। कैसा है? बढ़ा हुआ। शुगर नॉर्मल है पर इंसुलिन बढ़ा हुआ है, तो अल्टीमेटली कौन सी कंडीशन आएगी हमारे पास? हाइपोग्लाइसेमिया। समझ में आया? फिर से आपको रिपीट कर देता हूं। क्या होगा? मदर डायबिटिक है, डायबिटिक मदर से बेबी को ज़्यादा अमाउंट में शुगर मिलेगी, ज़्यादा अमाउंट की शुगर की वजह से बेबी का खुद के पेंक्रियाज का जो बीटा सेल है वो ज़्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस करेगा। अब क्या होगा? बेबी का बर्थ होगा। बर्थ होने के बाद हाई अमाउंट ऑफ शुगर कट हो जाएगा। अम्बिलिकल कॉर्ड जैसे ही कट होगी वैसे ही जो शुगर एक ज़्यादा मात्रा में आ रहा था वो कट हो जाएगा। और क्या हो गया? शुगर नॉर्मल, पर इंसुलिन अभी भी ज़्यादा है, तो ज़्यादा इंसुलिन और नॉर्मल शुगर की वजह से शुगर एकदम से डाउन होगा। और कौन सी कंडीशन आएगी हमारे पास? हाइपोग्लाइसेमिया।
तो याद रखना ये चीज़, हमेशा डायबिटिक मदर का जो बेबी इन्फेंट जो जब बेबी का बर्थ होता है तब उस इन्फेंट में हमेशा देखने को मिलेगा हाइपोग्लाइसेमिया। कौन सी कंडीशन देखने को मिलेगी डायबिटिक मदर के बेबी को? हाइपोग्लाइसेमिया देखने को मिलेगा। जैसे मैंने ये आपको पूरा समझाया, नोट करना हो तो नोट कर लीजिए आप लोग। क्या क्या देखने को मिलेगा? हाइपोग्लाइसेमिया और हाइपोकैल्सेमिया। क्यों? क्योंकि पेराथ हार्मोन सिंथेसिस में डिले होगा। इसके साथ साथ और एक कंडीशन देखने को मिलेगी, कौन सी? पॉलीसाइथेमिया। क्यों? क्योंकि हाइपोक्सिया देखने को मिलेगा। और लास्ट में मैक्रोजोमिया यानी कि बिग बेबी सिंड्रोम देखने को मिलेगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, व्हेन द पोस्टीरियर ब्लैडर वॉल प्रोट्रूड्स डाउनवर्ड थ्रू द एंटीरियर वजाइनल वॉल इट इज कॉल्ड एज। क्या पूछा गया है यहाँ पे? ये जो ब्लैडर यानी कि यूरिनरी ब्लैडर का जो पोस्टीरियर वॉल है, पीछे की दीवार है, वो वजाइना की एंटीरियर वॉल के आगे आ जाती है, प्रोट्रूज हो जाती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इसके पहले मैं आपको एक डायग्राम दिखा देता हूं, आपको खुद में खुद समझ में आ जाएगा। देखिए, ये नॉर्मल बॉडी है, ठीक है। नॉर्मल बॉडी में ये यहाँ पे रहा ब्लैडर, इंडिकेट कर रहा है। ये है ब्लैडर, ये है वजाइना, ये है यूट्रस और ये है रेक्टम। अब इसमें क्या होगा? ब्लैडर जो है अपनी जगह से प्रोट्रूज होके वजाइनल वॉल की एंटीरियर वॉल के आगे आ जाएगा। और कौन सी कंडीशन हमारे सामने आएगी? ये वाली। इसको हम क्या बोलेंगे? सिस्टोसेल। क्या बोलेंगे? सिस्टोसेल। जैसे आप देख सकते हैं, ये यूरिनरी ब्लैडर है, वो प्रोट्रूज होके ये वजाइनल जो वॉल है उसको एकदम कॉम्प्रोमाइज कर दिया है, एकदम बंद कर रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? सिस्टोसेल। अगर ये रेक्टम है, ठीक है, ये नॉर्मल बॉडी है, ये नॉर्मल बॉडी में अगर ये रेक्टम अपनी जगह से यहाँ प्रोट्रूज होके आ जाता और वजाइना को बंद कर देता, तो उसको हम बोलते रेक्टोसेल। क्या बोलते? रेक्टोसेल। जब रेक्टम प्रोट्रूज होता है तो रेक्टोसेल बोलेंगे, पर यहाँ पे पूछा गया है ब्लैडर वॉल प्रोट्रूज हुआ है, तो इनको हम क्या बोलेंगे? इसका आंसर क्या है? सिस्टोसेल। क्या? सिस्टोसेल। दूसरी दो कंडीशन यहाँ पे दी गई है, पायोसेल। पायोसेल का मतलब क्या होता है? पायोसेल मतलब हाइड्रोसेल, जो मेल में देखने को मिलता है। हाइड्रोसेल ही है ये, जिसमें एक पुरुलेंट फ्लूइड का एक कलेक्शन हो जाता है। कहाँ पे? टेस्टिस के आउटर लेयर में। इसको हम बोलते हैं हाइड्रोसिल। और एक कंडीशन दी गई है ब्यूबेनोसिल। ब्यूबेनोसिल मतलब कि ये इंग्वाइनल हर्निया ही है, पर इंग्वाइनल हर्निया का भी एक टाइप है जहाँ पे जो इंटेस्टाइन का पार्ट है वो एकदम ग्रोइन के आगे आ जाता है और एक बबल जैसा शेप बना देता है ग्रोइन में, इसलिए इसका नाम है ब्यूबेनोसिल। ब्यूबेनोसिल क्या है? इंग्वाइनल हर्निया ही है। इंग्वाइनल हर्निया मतलब ब्यूबेनोसिल। पायोसिल मतलब हाइड्रोसिल। रेक्टोसिल मतलब जब रेक्टम प्रोट्रूज हो जाती है वजाइना में तब उनको बोलेंगे रेक्टोसिल, और जब ब्लैडर प्रोट्रूज हो जाता है इसको तो उसको बोलेंगे सिस्टोसिल। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर सी, सिस्टोसिल। फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे, विड्रॉल सिम्टम्स डू नॉट यूजुअली अकर इन केस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन्स। तो विड्रॉल सिम्टम का मतलब क्या होता है? कि ऐसी जो कोई मेडिसिन या फिर कोई भी ऐसी चीज़ होगी, कोई भी ऐसा सब्सटेंस हो गया जो एकदम से बंद करने के बाद जो बॉडी में जो सिम्टम देखने को मिलेंगे, वो मेडिसिन बंद करने के, मेडिकेशन या ड्रग बंद करने के बाद उसकी वजह से जो सिम्टम देखने को मिलेंगे उनको हम बोलेंगे विड्रॉल सिम्टम्स। तो विड्रॉल सिम्टम यूजुअली देखने को क्यों मिलता है? कौन से मेडिकेशन में देखने को मिलता है? तो या तो वो मेडिकेशन वो काफ़ी एडिक्टिव है, एडिक्टिव होने के साथ साथ वो हमारी जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है बॉडी पे उस पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग इफेक्ट करती है। क्या करती है? स्ट्रॉन्ग इफेक्ट करती है। किस पे? मेटाबॉलिक प्रोसेस पे। तो ऐसे मेडिकेशन जो या तो एडिक्टिव है या फिर हमारी बॉडी की मेटाबॉलिक प्रोसेस में स्ट्रॉन्ग इफेक्ट करती है, उसमें विड्रॉल सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है? डू नॉट यूजुअली अकर इन।
तो हमें ऐसा आंसर फाइंड करना है जिसमें विड्रॉल सिम्टम देखने को नहीं मिलते हैं। इसका मतलब 3 ऐसे ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें विड्रॉल सिम्टम देखने को मिलते हैं। तो आइए देखते हैं। अब मैंने जनरली बात की अभी कि जो दवाई, जो मेडिसिन एडिक्टिव होती है, तो सबसे एडिक्टिव मेडिकेशन कौन सी होती है? साइकेट्रिक मेडिसिन। साइकेट्रिक मेडिसिन में भी एंटी डिप्रेशन इतनी एडिक्टिव होती है कि उसका पेशेंट उसके बाद उसको छोड़ ही नहीं सकता, उसको कंटिन्यू लेनी पड़ती है, या फिर उसको बहुत कम मात्रा में या फिर धीरे धीरे बहुत मुश्किल से बंद करनी पड़ती है। तो एंटी डिप्रेशन मेडिकेशन होती है जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग विड्रॉल सिम्टम्स होती है। तो आइए देखते हैं कौन सी है वो। ऑप्शन ए दिया गया है मोनोएमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर। ऑप्शन बी दिया गया है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स यानी कि NSAIDs। इसका नाम है MOI ऑक्सीडेज इनहिबिटर। ऑप्शन सी है सिलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर यानी कि SSRI। और लास्ट में है ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। तो देखो इसमें तो दे ही दिया है ट्राईसाइक्लिन नाम, मतलब ये आएगी नहीं, क्योंकि इसमें विड्रॉल सिम्टम देखने को मिलेंगे। अब बचे मोनोएमाइन और सीरोटोनिन, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि एंटी डिप्रेसेंट या फिर दूसरी साइकेट्रिक ड्रग है कौन सी। तो मोनोएमाइन और सिलेक्टिव सीरोटोनिन SSRI ये दोनों साइकेट्रिक मेडिसिन है, मतलब इन तीनों मेडिसिन में विड्रॉल सिम्टम देखने को मिलेंगे। क्या होगा? विड्रॉल सिम्टम देखने को मिलेंगे। एक NSAID ही है जिसमें देखने को नहीं मिलेंगे। NSAID मतलब नॉन स्टेरॉयडल। अगर स्टेरॉयड मेडिकेशन की बात होती तो स्टेरॉयड में भी विड्रॉल सिम्टम देखने को मिलते हैं। एक नॉन स्टेरॉयडल ही है जिसमें कोई भी विड्रॉल सिम्टम देखने को नहीं मिलते, उसको कभी भी बंद कर सकते हैं। जबकि जो साइकेट्रिक ड्रग्स है, एंटी डिप्रेसेंट है, उनको धीरे धीरे पहले तो धीरे धीरे शुरू करना पड़ता है, धीरे धीरे स्मॉल अमाउंट में देके उसके बाद उसको ज़्यादा अमाउंट में देना पड़ता है, फिर जो हमें डिज़ायर्ड रिजल्ट चाहिए उसके बाद उसको धीरे धीरे बंद करना पड़ता है, तभी विड्रॉल सिम्टम से बचा जा सकता है। फिर भी विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं। अब वो विड्रॉल सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं MOI मोनोएमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स में कौन कौन से विड्रॉल सिम्टम्स दिखते हैं। सबसे पहले होता है सीवियर एंजाइटी। क्यों होती है सीवियर एंजाइटी? क्योंकि उसको एंजाइटी के लिए ही वो मेडिसिन दी गई थी। अब एंजाइटी के लिए मेडिसिन दी गई थी, फिर वो मेडिसिन एकदम से बंद करने पर वो एंजाइटी क्या होगी? सीवियर हो जाएगी, बढ़ जाएगी, सीवियर एंजाइटी होगी। सीवियर एंजाइटी होगी तो एजिटेशन होगा, मतलब इरिटेटेड रहेगा, बहुत ही गुस्से में रहेगा हमेशा। प्रेशर्ड स्पीच रहेगा, उसको बोलने में हमेशा दिक्कत होगी, प्रेशर रहेगा, वो आर्टिकुलेट नहीं कर पाएगा ठीक से सेंटेंसेस, उसको बोलते हैं प्रेशर्ड स्लीप। स्लीपनेसनेस होगी, ड्राउजीनेस होगी, ठीक से सो नहीं सकता रात में ठीक से सो नहीं सकता, तो दिन में क्या रहेगा? ड्राउजी रहेगा। उसके बाद हेल्यूसिनेशन दिखेगा, डेलिरियम और पैरानॉइड साइकोसिस। पैरानॉइड साइकोसिस मतलब कि वो रियलिटी से थोड़ा डिटैच रहेगा, अलग रहेगा, अपनी दुनिया में रहेगा, यानी कि पैरानॉइड साइकोसिस। ये था MOI के विड्रॉल सिम्टम्स। अब देखते हैं SSRI यानी कि सिलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स के क्या क्या सिम्टम्स है। तो जैसा इसका नाम है सिलेक्टिव सीरोटोनिन, तो सीरोटोनिन के साथ जो जो प्रोसेस जुड़ी हुई है वो इसमें दिखेगी, जैसे कि डिजीनेस, वर्टिगो यानी कि चक्कर आएंगे, इलेक्ट्रिक सेंसेशन फील होगा, ऐसा लगेगा कि दिमाग में कोई इलेक्ट्रिक शॉक लगा रहा है, कोई सिग्नल लगा रहा है, वैसा लगेगा, इलेक्ट्रिक सेंसेशन होगा। स्ट्रेंज ड्रीम्स आएंगे, उसके सपने भी बहुत ही विचित्र, बहुत ही वियर्ड आएंगे, और स्टमक प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलेगी। वैसे स्टमक प्रॉब्लम तो सब में देखने को मिलती है, पर SSRI में खास स्टमक प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, नोजिया भी होगा। और लास्ट में है ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, उसके विड्रॉल सिम्टम्स MOI की जैसे ही है, जैसे कि एजिटेशन हो गया, एंजाइटी हो गया, इंसोम्निया, लेथार्जी और हेडेक। तो ये थी साइकेट्रिक ड्रग्स, स्पेशली एंटी डिप्रेसेंट। ये तीनों कौन सी है? एंटी डिप्रेसेंट। तो एंटी डिप्रेसेंट के एंटी डिप्रेसेंट के विड्रॉल सिम्टम्स आपके सामने हैं। नोट डाउन करने हैं तो नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं। 5th क्वेश्चन इज एनोस्मिया का मतलब क्या होता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए डिफिकल्टी इन swallowing, ऑप्शन बी लॉस ऑफ एपिटाइट, ऑप्शन सी
इनएडिक्वेट एब्सॉर्प्शन फ्रॉम द गट, एंड ऑप्शन डी लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल। आप अपने आंसर्स नीचे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। तो इसका सही आंसर है आंसर डी, लॉस ऑफ स्मेल। जब बॉडी को स्मेल की सेंस नहीं होगी उसको हम बोलेंगे एनोस्मिया। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ये दूसरी टर्म भी देखते हैं, डिफिकल्टी इन swallowing को हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डिस्फेजिया। क्या बोलेंगे, डिस्फेजिया। क्या बोलेंगे, डिस्फेजिया। डिस्फेजिया मतलब डिफिकल्टी इन स्वॉलोइंग। अभी डिस्फेजिया जैसा ही एक वर्ड है जो ऐसा ही साउंड करता है पर स्पेलिंग में हल्का सा फर्क है, वो है डिस्फेसिया। क्या है, डिस्फेसिया। बस ये जी और एस का फर्क है। डिस्फेसिया का मतलब होता है इम्पेयर्ड स्पीच। जब उसको बोलने में दिक्कत होगी उसको हम बोलेंगे डिस्फेसिया। क्या बोलेंगे, डिस्फेसिया मतलब इम्पेयर स्पीच, इम्पेयर स्पीच। बहुत ही नजदीक है दोनों। किसी भी क्वेश्चन में आपको दोनों ऑप्शन दिए जा सकते हैं और आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि डिस्फेजिया लिखी है डिस्फेसिया लिखे। तो देखो इसको याद रखने के लिए बहुत ही सिंपल है, स्पीच के साथ डिस्फेसिया का एस और स्वॉलोइंग मतलब कि जीआई ट्रैक्ट के साथ डिस्फेजिया का जी। डिस्फेजिया मतलब डिफिकल्टी इन स्वॉलोइंग, डिस्फेसिया मतलब इम्पेयर स्पीच। वो स्पीच प्रोसेस ही नहीं कर पाएगा तो कैसे बोलेगा, धीरे धीरे बोलेगा, अटक अटक के बोलेगा, कुछ सोच रहा हो ऐसा लगेगा, बोलने में उसको दिक्कत होगी, उसको बोलेंगे इम्पेयर स्पीच। एक और टर्म है जो इससे मिलती है, उसको हम बोलेंगे एपेसिया। क्या बोलेंगे, एपेसिया। इसके जैसे ही है, इम्पेयर स्पीच ही है पर एकदम सीवियर कंडीशन है। क्या है, सीवियर कंडीशन है, वो कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएगा, कुछ बोल ही नहीं पाएगा। क्या नहीं कर पाएगा, कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। इनएबिलिटी टू कम्युनिकेट उसको क्या बोलेंगे, एफेसिया। लॉस ऑफ स्मेल को क्या बोलेंगे, एनोस्मिया। डिफिकल्टी इन स्वॉलोइंग को क्या बोलेंगे, डिस्फेजिया। इम्पेयर स्पीच को क्या बोलेंगे, डिस्फेसिया। और इनएबिलिटी टू कम्युनिकेट उसको क्या बोलेंगे, एफेसिया। लेक ऑफ एपिटाइट का क्या नाम है, एनोरेक्सिया, सबको पता है। क्या नाम है, एनोरेक्सिया। और इनएडिक्वेट एब्सॉर्प्शन फ्रॉम द गट उसको क्या बोलते हैं, सिंपली माल एब्सॉर्प्शन। क्या बोलते हैं, माल एब्सॉर्प्शन। ठीक है, लैक ऑफ एपिटाइट को या फिर एब्सेंस ऑफ एपिटाइट को क्या बोलेंगे, एनोरेक्सिया। और इनएडिक्वेट एब्सॉर्प्शन को बोलेंगे माल एब्सॉर्प्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन इज स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज एंड लार्ज फॉर जेस्टेशनल एज इन्फेंट्स हैव पॉलीजाइथेमिया बिकॉज ऑफ। तो यहाँ पे हमें दो कंडीशन दी गई है, एक है स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज और एक है लार्ज फॉर जेस्टेशनल एज। इन दोनों का मतलब क्या होता है, स्मॉल फॉर जेस्टेशनल और लार्ज फॉर जेस्टेशनल। तो जब फीटस होता है, फीटस का ग्रोथ किसी पर्टिकुलर जेस्टेशनल एज होना चाहिए, जितना होना चाहिए उतना नहीं होता है। जब ग्रोथ किसी जेस्टेशनल एज पे जितना होना चाहिए उतना नहीं होके उससे कम है, यानी कि बेबी अगर अंडर ग्रोथ है तो उसको बोलेंगे स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज, यानी कि अंडर ग्रोथ। क्या होगा, अंडर ग्रोथ। और अगर जेस्टेशनल एज से ज्यादा ग्रोथ है उसको हम बोलेंगे ओवर ग्रोथ। क्या बोलेंगे, ओवर ग्रोथ। तो क्या क्वेश्चन दिया है कि स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज और लार्ज फॉर जेस्टेशनल एज, इन दोनों में बोला है कि पॉलीसाइथेमिया तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अब पॉलीसाइथेमिया का मतलब क्या होता है कि हीमोग्लोबिन का लेवल, किसका लेवल, HB,
ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए तो उसको हम बोलते हैं पॉलीसाइथेमिया। क्या बोलते हैं? पॉलीसाइथेमिया। तो यहाँ पे कह दिया है कि स्मॉल फॉर एज और लार्ज फॉर एज दोनों में पॉलीसाइथेमिया देखने को मिलेगा ही मिलेगा, पर क्यों देखने को मिलेगा, ऐसा क्वेश्चन है हमें कि इन दोनों कंडीशन में पॉलीसाइथेमिया देखने को क्यों मिलेगा। ये इनके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है बिकॉज ऑफ हाइपोकैल्सीमिया, ऑप्शन बी है हाइपोग्लाइसेमिया, ऑप्शन सी है हाइपोक्सिया, या फिर लास्ट ऑप्शन हाइपोथर्मिया। तो देखो इन दोनों कंडीशन में क्या होगा कि जो प्लेसेंटा है, क्या है प्लेसेंटा, वो प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी दिखेगी, मतलब कि जितना ऑक्सीजन बेबी को मिलना चाहिए उतना नहीं मिलेगा। क्या दिखाएगी? प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी। प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी का मतलब क्या होता है कि प्लेसेंटा जो है वो इन दोनों कंडीशन की वजह से बेबी को ठीक से ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वो सब नहीं पहुंचा पाएगी। इसको बोलते हैं प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी। और इसी कंडीशन की वजह से क्या देखने को मिलेगा? हाइपोक्सिया, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं पहुंचा पा रहा है। तो इसका आंसर होगा आंसर सी, हाइपोक्सिया। अभी हाइपोक्सिया में पॉलीसाइथेमिया क्यों देखने को मिलेगा, ये भी सवाल है ना कि हाँ हाइपोक्सिया की वजह से पॉलीसाइथेमिया देखने को मिलता है, पर क्यों देखने को मिलता है? तो होगा ऐसा कि हाइपोक्सिया की वजह से क्या होगा? इरिथ्रोपोएटिन ज्यादा सिक्रीट होगा। क्या होगा? ज्यादा सिक्रीट होगा। क्यों? क्योंकि जब भी बॉडी में हाइपोक्सिक स्टिमुलस मिलता है, हाइपोक्सिया होता है, तब एरिथ्रोपोएटिन ज़्यादा सिक्रीट होता है। और ये ज़्यादा सिक्रीट होने की वजह से क्या होगा? HB ज़्यादा बनेगा, और HB ज़्यादा बनने से पॉलीसाइथेमिया कंडीशन देखने को मिलेगा। तो जब भी हाइपोक्सिक स्टिमुलस देखने को मिलता है, हाइपोक्सिया देखने को मिलता है, तब ये कंडीशन देखने को मिलती है। ये कंडीशन एक और जगह देखने को मिलती है, कहाँ पे? क्रॉनिक स्मोकर्स में। जो लोग क्रॉनिक स्मोकर्स है उनमें भी क्या होगा? हाइपोक्सिया होगा, और उसी हाइपोक्सिया की वजह से उनका HB ज़्यादा होगा, ठीक जैसे स्मॉल फॉर एज और लार्ज फॉर एज की। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे बता भी सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओव्यूलेशन यूजुअली अकर्स इन अ 28 डे साइकिल ऑन। यहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात हो रही है कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल में ओव्यूलेशन कौन से डे पे होता है। तो चलो मेंस्ट्रुएशन साइकिल देख लेते हैं। ये साइकिल है, ठीक है। यहाँ पे एंडोमेट्रियल साइकिल दी गई है, यहाँ पे पिट्यूटरी एंड ओवरियन हार्मोन्स के लेवल दिए गए हैं, यहाँ पे फॉलिकुलर डेवलपमेंट दिया गया है। तो 0 से लेके 5 दिन तक क्या चलेगा? मेंस्ट्रुएशन फेज चलेगा, जिसमें क्या होगा? मेंस्ट्रुएशन होगा। उसके बाद FSH का लेवल ज़्यादा होने की वजह से वो मेंस्ट्रुएशन होगा। उसके बाद एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ेगा। क्या होगा? एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ेगा, और ये बढ़ने की वजह से क्या होगा? जो ओवम है वो मेच्योर होगा, और धीरे 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 यहाँ पे 14 दिन तक आते आते वो ओवम मेच्योर होगा। इस फेज को हम बोलेंगे फॉलिकुलर फेज। अब ठीक 14th डे पे पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सिक्रीट करेगी, और ठीक 14th डे पे ओव्यूलेशन होगा। क्या होगा? ओव्यूलेशन ठीक 14th डे पे। ठीक है, और ओव्यूलेशन होने के बाद यहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है, और LH और एस्ट्रोजन दोनों का लेवल ड्रॉप होकर प्रोजेस्टेरोन का लेवल ज़्यादा हो जाता है। इसको हम बोलेंगे ल्यूटियल फेज, और फिर वो और 14 दिन तक चलती है। तो ये थी मेंस्ट्रुएशन साइकिल। तो जैसे कि हमारा क्वेश्चन था, क्या क्वेश्चन था कि ओव्यूलेशन अगर ठीक 28 डेज की साइकिल है तो कौन से दिन पे होगी? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए, 14th डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग इज एन ऑटो इम्यून डिसीज। ऑटो इम्यून डिसीज का मतलब क्या होता है? कि ऐसा डिसीज जिसमें हमारी खुद की इम्यून सिस्टम हमारे ही बॉडी पे अटैक कर देती है। क्या कर देती है? हमारी खुद की इम्यून सिस्टम जो हमें दूसरे रोगों से, दूसरी बीमारियों से प्रोटेक्ट करने के लिए बनी थी,
तो हमारी सिस्टम पे अटैक करती है उसको हम क्या बोलेंगे, ऑटो इम्यून डिसीज। तो ऐसा पूछा है कि इन 4 कंडीशन में से कौन सी कंडीशन ऑटो इम्यून है। तो देखते हैं, डायबिटीज, जी नहीं। डायबिटीज कौन से सिस्टम का डिसीज है, तो ये है एंडोक्राइन। एंडोक्राइन सिस्टम का डिसीज है, जिसमें अगर पैंक्रियाज के बीटा सेल, जैसे हमने पहले बात करी, बीटा सेल इंसुलिन कम सिक्रीट करते हैं तो होगा डायबिटीज मेलाइटस। और दूसरा क्या होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड में पोस्टीरियर पार्ट, कौन सा पार्ट, पोस्टीरियर पार्ट, पोस्टीरियर पार्ट में से एडीएच यानी कि एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, उसका दूसरा नाम है वाजोप्रेसिन, वाजोप्रेसिन, वो कम सीक्रेट होगा तो उसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा, डायबिटीज इंसिपिडस। इसमें क्या होगा, डायबिटीज इंसिपिडस में पोलीयूरिया, पोलीट्रिप्सिया, ठीक है। तो ये डायबिटीज तो एंडोक्राइन सिस्टम की बीमारी है। ऑप्शन सी देखते हैं, पार्किंसंस डिसीज, तो ये नर्वस सिस्टम का डिसीज है। कौन सी सिस्टम का, नर्वस सिस्टम का। इसमें क्या होता है कि जो डोपामिन रिसेप्टर्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से डोपामिन की कमी हो जाती है और इसकी वजह से दूसरे सिम्टम देखने को मिलते हैं। और लास्ट में ऑप्शन है डी, एमिट्रोपेटिक लेटरल स्क्लेरोसिस। इसमें क्या होता है, ये भी नर्वस सिस्टम की डिसीज है, दोनों नर्वस सिस्टम है। इसमें क्या हो जाता है, मसल वीक हो जाता है, इसमें भी न्यूरॉन डैमेज हो जाते हैं और जो पेरीफेरी हमारे जो एक्सट्रीमिटीज है, अपर एक्सट्रीमिटी, लोअर एक्सट्रीमिटी, उसके मसल्स वीक हो जाते हैं। क्यों कि उसका जो सेल है, नर्व सेल है, वो डैमेज हो जाता है, मसल्स वीक हो जाता है। किस, एमिट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस में। तो क्या बचा, मायस्थेनिया ग्रेविस। तो मायस्थेनिया ग्रेविस ही एक ऐसी डिसीज है जो ऑटो इम्यून है। इसमें क्या होगा कि हमारी ही इम्यून सिस्टम हमारे ही नर्व सेल पे अटैक करेगी, उसको डैमेज करेगी और उसकी वजह से मसल वीकनेस दिखने को मिलेगी। इसमें भी मसल वीकनेस देखने को मिलेगी, इसमें भी मसल वीकनेस ही देखने को मिलेगी। पर मायस्थेनिया ग्रेविस की मसल वीकनेस इतनी सीवियर होती है कि उसको ब्रीदिंग डिफिकल्टी भी होने लगती है, स्वॉलोइंग में भी दिक्कत होती है और हार्ट में भी इफेक्ट पड़ता है, बोलने में, चलने में, हर काम में दिक्कत होती है मायस्थेनिया ग्रेविस में। ठीक इसी तरह मायस्थेनिया ग्रेविस की तरह ही और एक ऑटो इम्यून डिसीज है जिसमें सेम देखने को मिलता है, जिसको बोलते हैं गुइलेन बार सिंड्रोम यानी कि जीबीएस। ये दोनों कंडीशन बहुत ही सेम दिखती है, बहुत ही उसके सिम्टम भी बहुत सेम है, उसमें वीकनेस देखने को मिलता है, पर जीबीएस मायस्थेनिया ग्रेविस से भी ज़्यादा सीवियर कंडीशन है। तो 8th क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, मायस्थेनिया ग्रेविस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। Ninth question is the type of loss in which the client is aware that a loss will occur is known as। ऐसा कौन सा लॉस है, मतलब अगर क्लाइंट ने कोई चीज, अपनी पसंदीदा चीज या फिर पर्सन, व्यक्ति को गुमा दिया है, तो वैसा कौन सा लॉस है जो उसको पहले से पता होता है। इज अवेयर दैट अ लॉस विल अकर इज नोन एज। तो देखो इसका सिंपल आंसर है कि वो इस लॉस को एंटिसिपेट कर सकता है। क्या कर सकता है, एंटिसिपेट कर सकता है। एंटिसिपेट मतलब कि पता होना, एंटिसिपेट करना मतलब एंटिसिपेटरी लॉस। ऑप्शन है ऑप्शन ए, एंटिसिपेटरी लॉस। जब क्लाइंट को पता होता है कि उसका लॉस होने वाला है या फिर कोई करीबी जाने वाला है, कुछ भी, तो उस लॉस को हम बोलेंगे एंटिसिपेटरी लॉस। फिर ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन बी दिया है, ऑप्शन बी और सी मतलब एक्चुअल लॉस और ऑब्जर्वेबल लॉस, ये दोनों सेम कंडीशन है। क्या होता है, एक्चुअल लॉस में उस लॉस का पता जिस व्यक्ति का लॉस हुआ है उससे और उसके आजू बाजू के सारे एनवायरनमेंट में सारे लोगों को पता रहता है कि लॉस हुआ है। इसको बोलते हैं एक्चुअल लॉस, जिसमें एक्चुअल लॉस होता है। क्या होता है, एक्चुअल, इंडिविजुअल को भी पता रहता है और दूसरे लोगों को भी पता रहता है। जबकि परसीव्ड लॉस में क्या होता है कि जिसका लॉस हुआ है, जो इंडिविजुअल जो व्यक्ति है, सिर्फ उसी को पता रहता है, दूसरे लोगों को
पता नहीं रहता है, उसको बोलते हैं परसीव्ड लॉस। क्या होता है, जब एक इंडिविजुअल जो पर्सन का लॉस हुआ है सिर्फ उसको ही पता रहता है, दूसरे लोगों को पता नहीं रहता है, उसको बोलेंगे परसीव्ड लॉस। और जो लॉस सामने दिखता है, मतलब कि दूसरे को भी पता है कि लॉस हुआ है और खुद को भी पता है, तो उसको बोलेंगे एक्चुअल लॉस या ऑब्जर्वेबल लॉस। तो उसको पता है कि लॉस होने वाला है, उनको बोलेंगे एंटीसिपेटरी लॉस। और लॉस होने के बाद कौन सी प्रोसेस होती है, ग्रीफ। क्या होता है, ग्रीफ। ये लॉस को कॉप करने के लिए, उसको उस स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए जो क्रिया होती है, जो प्रोसेस होती है, उसको ग्रीफ प्रोसेस बोला जाता है। ग्रीफ प्रोसेस के स्टेजेस होते हैं, उसके स्टेजेस के डिनाइल होता है, एग्रेशन होता है, उसके बाद डिप्रेशन होता है, और लास्ट में वो एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ मेरा लॉस हो गया है। उसको हम बोलते हैं ग्रीफ, स्टेजेस ऑफ ग्रीफ। जैसे आपको पता ही होगा, ठीक है, दाबड़ा पता ही होगा आप सबको, ठीक है। इसमें डी मतलब डिनाई, कि पहले मना कर देता है, नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, नहीं नहीं ऐसा मेरे साथ नहीं हो सकता। दूसरे में अग्रेशन में आ जाता है, तो मेरे साथ कैसे हो सकता है, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, अग्रेसिव हो जाएगा, गुस्सा करेगा। बी बार्गेनिंग, बार्गेन करेगा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, इसमें कुछ तो छूट दो। हम बार्गेन करते हैं ना बाहर दुकान वाले के साथ कि नहीं नहीं ऐसा छूट दे दो, कुछ कम कर दो। वैसे ही ये अपने दुख को कम करने की बात करता है कि नहीं नहीं इस लॉस को थोड़ा कम कर दो, बार्गेन करने की कोशिश करता है। लास्ट में क्या होता है, डिप्रेशन में जाता है, और उसके बाद लास्ट में एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ मेरे साथ ये लॉस हुआ है। तो ये था ग्रीफ के स्टेजेस। लॉस के बाद आता है ग्रीफ। ठीक है, तो जैसा इससे पहले भी लेक्चर में मैंने बता रखा है ऑलरेडी कि मिशन हाई ने एक स्पेशल बुक निकाली है। कौन सी बुक, 20 मॉडल पेपर वाली, जो खास, जो अभी थोड़े ही एक ही महीने की बात है, एक ही महीने के अंदर ESIC UPSC 2024 आ रही है, उसके लिए खास डिज़ाइन किए हुए 20 मॉडल पेपर निकाले हुए हैं। तो आज ही जाइए उसको परचेज करिए, मिशन हाई के साथ जुड़िए, उसके लेक्चर्स भी रेगुलर अटेंड करिए, और ये बुक में क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करिए। ये क्वेश्चन कुछ खास तरीके से डिज़ाइन करे गए हुए हैं कि जो नेक्स्ट एग्जाम है ESIC की, उसमें कौन से क्वेश्चन आ सकता है उसको एंटिसिपेट करते हुए ये IMP क्वेश्चन निकाले हुए हैं। उस एग्ज़ाम का ढांचा, उसका जो बॉडी है, उसको ध्यान में रखते हुए ये पेपर निकाले गए हैं कि शायद ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो जाइए ये बुक परचेज करिए और मिशन हाई के साथ जुड़े रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। An aged client with diabetes mellitus complaining of painless peripheral loss of vision. क्या लिखा है, peripheral loss of vision is at risk for। यहाँ पे कंडीशन दी गई है हमें, क्या कंडीशन दी गई है कि एक एजेड क्लाइंट, एक उम्र लायक क्लाइंट है, उसमें उसको डायबिटीज मेलाइटस है, DM है। तो वो क्या कंप्लेन कर रही है, पेनलेस पेरिफेरल लॉस ऑफ विजन। पेरिफेरल मतलब कि साइड वाला, और उसको वो विजन की भी दिक्कत हो रही है, लॉस ऑफ विजन है, पेनलेस नहीं है, पेन नहीं है। तो क्या कंडीशन हो सकती है, हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए कैटरेक्ट, ऑप्शन बी यूविटाइस, ऑप्शन सी क्लोज एंगल ग्लकोमा, या फिर ऑप्शन डी ओपन एंगल ग्लकोमा। तो जिस क्लाइंट को डायबिटीज होता है, और उसमें भी ओल्ड एज क्लाइंट होता है जिसकी उम्र ज़्यादा होती है, तो एजेड क्लाइंट में डायबिटीज़ में कुछ समय बाद हाई शुगर की वजह से क्या होता है, हाई शुगर की वजह से ब्लड वेसल्स रप्चर होने लगती है। क्या होता है, रप्चर होने लगती है हाई शुगर की वजह से। अब पूरी बॉडी में ब्लड वेसल्स रप्चर होंगे, तो फिर आई के रेटिना के हिस्सा में भी ब्लड वेसल्स रप्चर होंगे। कहाँ, आई में जो रेटिना है उसकी ब्लड वेसल्स भी रप्चर होगी, और ब्लड वेसल्स रप्चर होने की वजह से वहां से फ्लूइड लीक होगा। क्या होगा, फ्लूइड लीकेज होगा, और उस लीकेज की वजह से IMP बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है, इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर क्या हो जाता है,
बढ़ जाता है। और ये आईओपी बढ़ने की वजह से क्या देखने को मिलेगा हमें, आईओपी बढ़ जाती है, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, ग्लूकोमा। शुगर की वजह से ब्लड वेसल्स रप्चर होती है, साथ साथ में आई में भी होती है, और आंख की रेटिना की ब्लड वेसल्स रप्चर होने की वजह से वहाँ से फ्लूइड और ब्लड जो है वो लीकेज होगा, और वो लीकेज की वजह से इंट्राऑक्यूलर प्रेशर बढ़ जाएगा, और वो प्रेशर बढ़ने की वजह से उस कंडीशन को बोलेंगे ग्लूकोमा। तो हमें पता तो चल गया ये दोनों नहीं है, ग्लूकोमा है, पर ओपन एंगल है या क्लोज एंगल है, उसके लिए हमें ग्लूकोमा पता होना चाहिए, ग्लूकोमा की क्लासिफिकेशन, कि ओपन एंगल किसको बोलते हैं और क्लोज एंगल किसको बोलते हैं। तो जब आई में एक ड्रेनेज सिस्टम रहता है आइरिस और स्क्लेरा के बीच में, जहाँ से जो फ्लूइड होता है वो ड्रेनेज होता रहता है, तो अगर वो जो ड्रेनेज की जगह है, जो कैनाल है, अगर वो ओपन है तो उसको हम बोलेंगे ओपन एंगल, और अगर वो ड्रेनेज की कैनाल ही ब्लॉक हो गई है तो इसको हम बोलेंगे क्लोज एंगल। तो इस कंडीशन में क्या होता है, ड्रेनेज की कैनाल ओपन रहती है, ड्रेनेज होता है, तो इसको हम बोलेंगे ओपन एंगल ग्लूकोमा। क्लोज एंगल ग्लूकोमा अगर होता है तो वो इमीडिएट उसको सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है, वो एक फेटल कंडीशन है, में तुरंत हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत पड़ सकती है। और ओपन एंगल ग्लूकोमा में ड्रेनेज हो जाता है तो वो कवर कर सकता है, पर डायबिटीज़ में क्या होगा, ओपन एंगल ग्लूकोमा देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which hepatitis is often see as outbreaks in camps and institution। यहाँ पे पूछा है कि कैंप्स और इंस्टीट्यूशन, मतलब कि इंस्टीट्यूशन मतलब हॉस्टल हो गया, स्कूल कॉलेजेस हो गए, या फिर कैंप्स हो गए जहाँ पे ज़्यादा मात्रा में लोग एक साथ एक इंस्टीट्यूट में रहते हैं, में कौन सा हेपेटाइटिस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दी गए हैं ABCD, इसके साथ में एक और लिख देता हूँ, हेपेटाइटिस ई। ठीक है, इतने टाइप के मेनली हेपेटाइटिस होता है, उसमें से हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और हेपेटाइटिस डी, ये तीनों जो है वो पेरेंट्रल रूट से होते हैं। किससे होते हैं, पेरेंट्रल रूट से। पेरेंट्रल रूट मतलब कौन सा रूट, मैंने इसके पहले के लेक्चर में बताया था कि वैसा रूट जिसमें गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो ट्रैक है वो बाईपास हो जाए, जिसमें गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक बीच में आता नहीं है, वो कौन सा रूट है, पेरेंट्रल रूट। तो ये कैसे होगा, या तो किसी नीडल इंजरी की वजह से होगा, या फिर सेक्सुअल ट्रांसमिटेड भी हो सकता है। कौन सा, हेपेटाइटिस बी, सी और डी। हेपेटाइटिस बी जो है वो बहुत ही सीवियर कंडीशन है, और वो हेपेटाइटिस बी के होने के बाद होती है। इसमें से सेकेंडरी इन्फेक्शन लगता है हेपेटाइटिस डी का। और हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई, ये दोनों फीको ओरल रूट से फैलते हैं। कौन से रूट से, फीको ओरल रूट, यानी कि हमारे जीआई ट्रैक से फैलते हैं, फीको ओरल रूट। तो अब आप भी गेस करो कि जब कैंप्स और इंस्टीट्यूशन जैसी जगह है जहां पे लोग ज़्यादा मात्रा में एक साथ रह रहे हैं, एक ही खाना खा रहे हैं, एक ही पानी पी रहे हैं, तो उन सब में एक साथ कौन सा इन्फेक्शन लग सकता है, फीको ओरल रूट से ही लग सकता है। और फीको ओरल रूट में कौन कौन से आते हैं, हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई। हेपेटाइटिस ई हमारे यहाँ ऑप्शन में नहीं दिया गया है तो ये नहीं आएगा, इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, हेपेटाइटिस ई, हेपेटाइटिस ए। आई एम सॉरी, क्यों, क्योंकि ये फीको ओरल रूट से फैलते हैं और एक साथ सबको होने की संभावनाएं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, हेपेटाइटिस ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। फोर्थ क्वेश्चन क्या है अपना, फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड विथ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स सच एज सॉल्ट विथ आयोडीन इज एन एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी प्रिवेंशन, प्राइमरी प्रिवेंशन, प्रीमोडियल या फिर टर्शियरी प्रिवेंशन। देखो यहाँ पे सिंपली प्रिवेंशन का लेवल पूछा गया है, कौन सा लेवल का प्रिवेंशन है, तो हम देख लेते हैं कौन सा लेवल के होते हैं प्रिवेंशन। पहला है प्रीमोडियल प्रिवेंशन। क्या है, प्रीमोडियल। प्रीमोडियल में क्या होता है कि जब किसी डिसीज का दूर दूर तक नामो निशान नहीं है, ठीक है, पर कोई भी डिसीज में, दुनिया के किसी भी डिसीज
के लिए, प्रिवेंशन के लिए हम अपनी लाइफस्टाइल चेंज करते हैं, हमारी डाइट में चेंज करते हैं, या फिर हमारी आजू बाजू हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में कुछ चेंज करते हैं, कुछ मॉडिफिकेशंस करते हैं, तो वो आता है प्री मोडियल में, जहाँ पे डिसीज आजू बाजू है। जैसे कि बच्चों को हेल्दी हैबिट सिखाना, हैंड वॉशिंग हो गया, अच्छा डाइट लेना, फास्ट फूड नहीं खाना, ये सब जो हैबिट है वो प्री मोडियल में आएगी। किस में आएगी? प्री मोडियल में। दूसरी है प्राइमरी प्रिवेंशन। क्या है? प्राइमरी प्रिवेंशन। ठीक है, प्रीमोडियल प्रिवेंशन, प्राइमरी प्रिवेंशन। अब प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर और दो सब टाइप है, जैसे कि एक है हेल्थ प्रमोशन, हेल्थ प्रमोशन, दूसरा है स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। क्या है? स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। प्रीमोडियल में हमें देखा तो ज़्यादातर बच्चे और एडोलेसेंट में जब हम हेल्थ एजुकेशन देते हैं, उनको डाइट प्लान चेंज करने के लिए बोलते हैं, हेल्दी डाइट लेने के लिए बोलते हैं, वो क्या होगा? प्रीमोडियल में आएगा। प्राइमरी में क्या आएगा? बिफोर ऑनसेट ऑफ डिसीज। कोई पर्टिकुलर डिसीज के प्रिवेंशन में अगर हम कुछ प्रिवेंशन करते हैं तो वो आएगा प्राइमरी प्रिवेंशन में। किस में आएगा? प्राइमरी प्रिवेंशन में। बिफोर ऑनसेट ऑफ डिसीज किस में आएगा? प्राइमरी में। प्राइमरी के अंदर दो पार्ट है, हेल्थ प्रमोशन और स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। तो स्पेसिफिक प्रोटेक्शन मतलब कि कोई एक स्पेसिफिक डिसीज के सामने हम कोई एक स्पेसिफिक प्रोटेक्शन रख देते हैं तो उसको हम बोलेंगे स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। जैसे कि वैक्सीनेशन, जैसे कि हमने कोविड के टाइम पे सबसे वैक्सीनेशन ली थी तो सबको पता था कि ये कोविड को रोकने के लिए ले रहे हैं हम, तो वो आएगा स्पेसिफिक प्रोटेक्शन के अंदर। और हेल्थ प्रमोशन में क्या आएगा? ये हेल्थ प्रमोशन और प्रीमोडियल दोनों बहुत ही सिमिलर है देखने से। देखो, इसमें भी हेल्थ एजुकेशन आएगा, इसमें भी हेल्थ एजुकेशन आएगा, इसमें भी न्यूट्रिशन आएगा, इसमें भी न्यूट्रिशन आएगा। तो डिफरेंस कैसे करें? तो देखते हैं हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि सच एज सॉल्ट विथ आयोडीन। मैंने सबसे पहले अंडरलाइन करी सॉल्ट विथ आयोडीन। अब आयोडीन वाला सॉल्ट लेने के लिए क्यों कहते हैं हम लोगों को? क्योंकि गोइटर ना हो। क्या ना हो? गोइटर ना हो। तो गोइटर ना हो इसीलिए हम उसको आयोडीन वाला सॉल्ट देंगे। तो वो क्या हुआ? कोई पर्टिकुलरली एक डिसीज के लिए हम इसको हेल्थ एजुकेशन दे रहे हैं, तो वो किस में आएगा? प्राइमरी में, हेल्थ प्रमोशन के अंदर आएगा न्यूट्रिशन। कि हम उसको कोई एक स्पेसिफिक बीमारी ना हो उसके लिए आयोडीन वाला सॉल्ट लेने के लिए बोल रहे हैं, तो वो इसमें आएगा प्राइमरी में। तो हमारा आंसर क्या है? प्राइमरी प्रिवेंशन। अब और एक देख लेते हैं। प्राइमरी हो गया, अब दूसरा क्या हो गया? सेकेंडरी प्रिवेंशन। सेकेंडरी में क्या होगा? इसमें क्या था? बिफोर ऑनसेट ऑफ डिसीज। सेकेंडरी में क्या होगा? ऑलरेडी इन्फेक्शन लग चुका है, डिसीज हो गया है, तो अब उस डिसीज को रोकने के लिए, डिसीज हो तो गया है, इन्फेक्शन लग तो गया है, पर वो अपने लेट स्टेज में ना जा सके, उसके अर्ली स्टेज में उसको रोका जाए, उसके लिए जो हम काम करते हैं, उसके लिए जो प्रिवेंशन करते हैं, उसको बोलेंगे सेकेंडरी प्रिवेंशन। क्या बोलेंगे? सेकेंडरी प्रिवेंशन में सबसे जरूरी एस्पेक्ट है अर्ली डायग्नोसिस। अर्ली डायग्नोसिस बहुत ही जरूरी है किसी भी डिसीज को रोकने के लिए। तो अर्ली डायग्नोसिस किस में आएगा? सेकेंडरी प्रिवेंशन में। और लास्ट में है टर्शरी प्रिवेंशन। फोर्थ लेवल इज टर्शरी प्रिवेंशन। टर्शरी में क्या हो जा कि डिसीज अपने अर्ली स्टेज में नहीं रोका गया है, वो अपने लेट स्टेज में पहुंच गया है, अब उसके बाद वो ठीक भी नहीं हो सकता, या फिर पेशेंट बहुत ही टर्मिनली इल है, अपने लास्ट स्टेज पे है, तो उसमें उसको कंफर्टेबल प्रोवाइड करना और उसको रिहेबिलिटेट करना, ये सब जो बातें हैं ये आएगी टर्शरी प्रिवेंशन में। तो रिहेबिलिटेशन किस में आएगा? टर्शरी प्रिवेंशन में। ठीक है। फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड और स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट सच एज सॉल्ट विथ आयोडीन, ये किस में आएगा? प्राइमरी में। देखो गलती ना हो एग्जाम में, किस में आएगा? प्राइमरी में। अगर दूर दूर तक कोई बीमारी नहीं है, देखिए मैं आपको दोनों चीजें समझाता हूँ वापिस।
ऐसा बोला है कि सच एज सॉल्ट विथ आयोडीन, तो वो आएगा प्राइमरी में। पर ऐसा बोला जाए कि आपको बैलेंस डाइट लेना है जिससे आप दूसरी कोई भी बीमारी से बचा जा सके, तो वो आएगा प्री मॉड्यूल में। इसमें आएगा प्री मॉड्यूल में, पर स्पेसिफिकली बोला गया है कि सॉल्ट विथ आयोडीन जिससे बेटर ना हो, उसको हम रखेंगे प्राइमरी प्रिवेंशन में। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवर्स इफेक्ट ऑफ मॉर्फिन। वापिस नॉट वाला क्वेश्चन। इनमें से कौन सी ऐसी एडवर्स इफेक्ट है मॉर्फिन में नहीं होती है? तो मॉर्फिन में कौन सी इफेक्ट नहीं होती है वो जानने के लिए हमें पता होना चाहिए कि मॉर्फिन में कौन सी एडवर्स इफेक्ट आती है। देखते हैं, यूफोरिया। यूफोरिया तो होता है, इसके लिए मॉर्फिन का मिसयूज़ करते हैं काफ़ी। क्या करते हैं? मिसयूज़। क्यों? क्योंकि उसमें यूफोरिया भी होता है, तो यूफोरिया नहीं आएगा। नोजिया बिल्कुल होगा, क्योंकि कोई भी जो मॉर्फिन है ना, वो हमारी बॉडी में एकदम रिलैक्स फील कराता है। ये सिकनेस डिप्रेसेंट ड्रग है। क्या है? डिप्रेसेंट। तो मॉर्फिन क्या हमारी बॉडी को रिलैक्स फील करवाएगा, उसकी वजह से हमारा डाइजेस्टिव भी रिलैक्स होगा और उसकी वजह से नोजिया देखने को मिलेगा। और ऑफ कोर्स हिस्टामाइन तो रिलीज होगा, तो ये ऑप्शन भी नहीं आएगा। तो क्या बचा? रेस्पिरेटरी स्टिमुलेशन। रेस्पिरेटरी स्टिमुलेशन नहीं होगा। जैसे मैंने इससे पहले बताया कि मॉर्फिन डिप्रेशन है, तो ये रेस्पिरेटरी डिप्रेशन करेगा। क्या करेगा? डिप्रेशन करेगा, उसको स्टिमुलेट नहीं करेगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा है? रेस्पिरेटरी स्टिमुलेशन। मॉर्फिन की और भी बहुत सारी साइड इफेक्ट है, जिसमें से बहुत पूछा गया हुआ और बहुत एग्जाम में आ चुका हुआ क्वेश्चन है, और वो एडवर्स इफेक्ट है पिन पॉइंट प्यूपिल। अगर मॉर्फिन ओवरडोज हो गया है तो उसमें हमारी जो प्यूपिल होती है वो एकदम पिन पॉइंट हो जाती है, एकदम कॉन्स्टिट होकर एकदम छोटी हो जाती है। उसको बोलते हैं पिन पॉइंट प्यूपिल। किस में देखने को मिलती है? मॉर्फिन में। तो ये बहुत ही ज़्यादा पूछा गया क्वेश्चन है, और ध्यान रखिए अगर कहीं भी पॉइंट प्यूपिल आती है तो मॉर्फिन ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्या है? इन मेल इंडिविजुअल्स टेस्टोस्टेरॉन इज नॉर्मली प्रोड्यूस्ड बाय। मेल के अंदर टेस्टोस्टेरॉन जो हार्मोन होता है वो कौन से सेल सिक्रीट करता है? ऑप्शन ए दिया है सर्टोलाई सेल, ऑप्शन बी है हमारा इंटरस्टिशियल सेल ऑफ लीडिग, ऑप्शन सी है द वास्ट डिफरेंस, एंड ऑप्शन डी है द एपिडिडिमाइस। तो आइए इसके लिए एक और चीज़ देखते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या होगा? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, उसको हाइपोथैलेमस जो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन से स्टिमुलेट करेगी। किससे? देखो, पिट्यूटरी मास्टर ग्लैंड है, पर उसके ऊपर ग्लैंड है हाइपोथैलेमस। वो सॉरी, ग्लैंड नहीं है, ब्रेन का एक पार्ट है। जो हाइपोथैलेमस जो ब्रेन का पार्ट है वो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट करेगा। किसको ऑर्डर देगा? पिट्यूटरी ग्लैंड को। और पिट्यूटरी दो हार्मोन सिक्रीट करेंगे, फॉलिकल स्टिमुलाइजिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, ये टेस्टिस के लीडिंग सेल पे इफेक्ट करेंगे और टेस्टोस्टेरॉन सिक्रीट करेंगे। क्या करेंगे? टेस्टोस्टेरॉन सिक्रीट करेंगे। तो कहाँ से सिक्रीट होते हैं? टेस्टिस के लीडिंग सेल द्वारा टेस्टोस्टेरॉन जो है वो प्रोड्यूस होता है, सिक्रीट होता है। अब फॉलिकल स्टिमुलाइजिंग हार्मोन किसके ऊपर इफेक्ट करते हैं? वो भी टेस्टिस के सर्टोलाई सेल पे इफेक्ट करेंगे और स्पर्मेटोजेनेसिस करेंगे, मतलब कि स्पर्म बनने की जो प्रोसेस है वो कहाँ पे होगी? सर्टोलाई सेल्स पे होगी। ठीक है, इसके बाद दूसरे ऑप्शंस भी देखते हैं। इसके साथ साथ कौन से ऑप्शन थे? इसका आंसर जो हमने देखा अभी, द इंटरस्टिशियल सेल ऑफ लीडिंग इसका आंसर है। सर्टोलाई सेल में क्या होगा? स्पर्मेटोजेनेसिस, जैसे हमने अभी देखा, स्पर्मेटोजेनेसिस। उसके बाद स्पर्मेटोजुआ कहाँ पे जाएंगे? टेस्टिस से होके एपिडिडिमाइस में जाएंगे। कहाँ पे जाएंगे? एपिडिडिमाइस में। अब एपिडिडिमाइस जो है वो टेस्टिस से लेके स्पर्मेटोजुआ को कहाँ पहुंचाएंगे? वास डिफरेंस में। तो एपिडिडिमाइस ऐसा एक ट्यूब्यूल, एक ट्यूब है जो टेस्टिस से वास डिफरेंस को कनेक्ट करती है। वास डिफरेंस का काम क्या है?
वो एपिडिडिमाइस से स्पर्म को लेकर यूरेथ्रा तक पहुंचाती है। कहाँ तक पहुंचाती है? यूरेथ्रा तक। तो सबसे पहले टेस्टिस में सर्टोलाइज सेल में स्पर्मेटो बनेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस होगा, उसके बाद वो एपिडिडिमाइस में आएंगे, वहाँ से वास डिफरेंस में, और वहाँ से यूरेथ्रा में। ठीक है, बस टेस्टोस्टेरोन कहाँ पे है? लीडिक सेल में। ठीक है, जाते हैं क्वेश्चन की तरफ। जनरलाइज्ड टॉनिक क्लॉनिक सीजर इन चाइल्डहुड आर कॉल्ड। यहाँ पे पूछा गया है कि जनरलाइज जो सीजर होते हैं जिसमें 2 फेज होते हैं, कौन से? टॉनिक और क्लॉनिक। तो ऐसे सीजर चाइल्डहुड में देखने को मिलते हैं, नॉर्मली कौन से सीजर बोला जाता है? तो जब टॉनिक फेज देखते हैं हम, इन दोनों का अलग अलग देखते हैं। टॉनिक फेज मतलब क्या? कि जब स्टिफनेस देखने को मिलती है, जिसमें क्या देखने को मिलते हैं? स्टिफनेस। तो वो टॉनिक फेज। और ट्विचिंग देखने को मिलती है, ट्विचिंग और जर्किंग, ट्विचिंग और जर्किंग, तो वो क्लोनिक फेज। क्या होगा? टॉनिक फेज में स्टिफनेस और क्लोनिक फेज में ट्विचिंग और जर्किंग देखने को मिलेगी। तो ऐसी सीजर को क्या बोला जाता है? तो इसको बोला जाता है ग्रांड माल सीजर। क्या बोला जाता है? ग्रांड माल सीजर। इसमें 2 चीज़ें होती है। पहले स्टिफनेस होती है, 0 से 1 मिनट स्टिफनेस का फेज आता है। उसमें से सबसे पहले जो क्लाइंट होता है वो अनकॉन्शियस हो जाता है। अनकॉन्शियस होने के बाद वो धड़ाम से नीचे गिर जाता है, और उसके बाद 1 मिनट के बाद क्लोनिक फेज चालू होता है, यानी कि ट्विचिंग और जर्किंग। उसमें हेड, नेक, शोल्डर और आर्म्स, ये सब एकदम से जर्किंग मूवमेंट में आ जाता है, ट्विचिंग मूवमेंट में आ जाता है, और ये 3 मिनट तक चलता है। और ये पूरी सीजर जो है वो 1 से 3 मिनट तक चलती है। उसका नाम है ग्रांड माल सीजर्स। क्या नाम है? ग्रांड माल सीजर। अभी ऑप्शन ए देखते हैं। पेटिट माल सीजर मतलब क्या होता है? इसका दूसरा नाम है एब्सेंस सीजर। क्या नाम है? एब्सेंट सीजर। एब्सेंट मतलब कि गैर हाजिर होना। हाँ, वही मतलब है। इसमें सीजर एब्सेंट होता है क्या? कि जो व्यक्ति होता है वो थोड़ी देर के लिए रियलिटी से एब्सेंट हो जाता है। आपने कई बार देखा होगा, और लेक्चर्स में भी काफ़ी होता है। स्टूडेंट काफ़ी बार लेक्चर्स में अटेंड ना होके कहीं और अपनी विचारों की दुनिया में पहुंच जाता है, मतलब रियलिटी से एब्सेंट हो जाते हैं। उसको बोलते हैं पेटिट माइल सीजर्स। पर ये बच्चों में बहुत देखने को मिलता है। जब बच्चे खेलते खेलते किसी और दुनिया में चले जाते हैं, खेलते खेलते एकदम से रुक जाते हैं, बोलना बंद कर देते हैं, फिंगर मूवमेंट बंद हो जाती है और कुछ सोचने लगते हैं, तो उसको हम बोलेंगे पेटिट माइल सीजर्स। उसमें अनकॉन्शियस नहीं होते। ग्रांड माल सीजर में पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाएगा। पेटिट माल में अनकॉन्शियस नहीं होता, वो कॉन्शियस ही होता है। बच्चों में ज़्यादा देखने को मिलता है, पर वो धीरे धीरे उम्र के साथ साथ वो ठीक हो जाए। बड़ों में भी देखने को मिलता है, पर बच्चों में ज़्यादा देखने को मिलता है। ऑप्शन सी है जैक्सेनियन मार्च सीजर। इसका दूसरा नाम है सिंपल सीजर। क्या नाम है? सिंपल सीजर। मतलब कि सिंपल सीजर आता है। सिंपल सीजर कैसे होता है? कि ब्रेन की बहुत ही स्मॉल हिस्से में, बहुत ही छोटे पार्ट में अगर इंजुरी हुई है, बहुत ही छोटा डैमेज है, तो वो कोई पर्टिकुलर पार्ट में बस टिंगलिंग सेंसेशन देखने को मिलेगा, या हल्की हल्की ट्विचिंग या हल्की हल्की जर्किंग मूवमेंट देखने को मिलेगी। इसको हम बोलेंगे सिंपल सीजर, यानी जैक्सोनियन मार्च सीजर। क्या बोलेंगे? उसमें टिंगलिंग सेंसेशन यानी कि बहुत ही हल्की होगी। उसमें भी पेशेंट कॉन्शियस होगा, उसको पता है कि मुझे ये सीजर आ रहा है। उसमें भी पेशेंट अनकॉन्शियस नहीं होगा। उसको बोलेंगे जैक्सोनियन मार्च सीजर, यानी कि सिंपल सीजर। और लास्ट है एटोनिक सीजर। एटोनिक सीजर का दूसरा नाम है ड्रॉप अटैक। क्या नाम है? ड्रॉप अटैक। क्यों नाम दिया गया है ड्रॉप अटैक को? अभी एटोनिक का मतलब क्या होता है? एटोनिया का कि मसल जो है, अपना मसल्स जो बॉडी का काम करते हैं सब, वो मसल्स एकदम से अपनी टोन जो है, मसल्स की टोन एकदम से चली जाती है, एटोनिक हो जाती है। एकदम डैमेज हो जाने की वजह से मसल्स की टोन चली जाती है, उसको एटोनिया बोलते हैं। तो एटोनिक सीजर्स में क्या होता है? बॉडी के मसल्स का टोन एकदम से चला जाता है, उसकी वजह से पेशेंट धड़ाम करके नीचे आ जाता है, ड्रॉप होता है, गिर जाता है। इसकी वजह से इसको बोलते हैं ड्रॉप अटैक। क्या बोलते हैं? एटोनिक सीजर को ड्रॉप अटैक। इसमें भी पेशेंट कॉन्शियस ही रहेगा, पर वो वीकनेस की वजह से वो उठ नहीं पाएगा या चल नहीं पाएगा। इसको हम बोलेंगे ड्रॉप अटैक। थोड़ी देर बाद वो वापस नॉर्मल हो जाता है,
पर सबसे खतरनाक सीजर है ग्रांड सीजर, क्योंकि इसमें जो चाइल्ड है उसको सीवियर डैमेज होने की संभावना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी कौन सी? आप बोलेंगे सर ऐसे का क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, पर इसके साथ साथ और सारी चीजें भी हम डिस्कस करेंगे, इसलिए ये क्वेश्चन लाए हैं। तो लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है? सबसे पहले तो देख लेते हैं लीवर। पर कौन सी लीवर कौन सी ग्लैंड है? एक्सोक्राइन ग्लैंड है। कौन सी है? एक्सोक्राइन। तो फिर लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी हुई? लार्जेस्ट एंडोक्राइन। आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं लार्जेस्ट एंडोक्राइन कौन सी हुई? थायराइड ग्लैंड। कौन सी? थायराइड ग्लैंड। ठीक है, ग्लैंड देख ली, इसके साथ और भी चीजें देखेंगे, जैसे कि बोन। लार्जेस्ट बोन कौन सा है? लार्जेस्ट बोन, तो कौन सा बोन है लार्जेस्ट? फीमर बोन। कौन सा है? फीमर बोन जो है वो लार्जेस्ट होने के साथ साथ स्ट्रॉन्गेस्ट भी है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, तो फीमर आएगा। लार्जेस्ट बोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, तो भी फीमर आएगा। लार्जेस्ट के साथ देखते हैं तो स्मॉलेस्ट कौन सा है? ये लार्जेस्ट था, तो स्मॉलेस्ट कौन सा है? कौन सा है स्मॉलेस्ट बोन? हमारी कान के अंदर आए हुए ऑरिकल्स है, कान की हड्डियां, जैसे कि इंकस, स्टेपस, मेलस। इन तीनों हड्डियां में से भी जो स्टेपस है, कौन सी? स्टेपस, वो हमारी की बॉडी की सबसे सबसे छोटी हड्डी है। सबसे छोटी उंगली पे भी रखते हुए भी वो गिर जाने की संभावनाएं हैं, इतनी छोटी हड्डी है वो। कौन सी? स्टेपस। ठीक, बोन देख लिया, अब देखते हैं ऑर्गन। लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है भाई? बताओ जरा। लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है? लार्जेस्ट ऑर्गन जो हमारी पूरी बॉडी को कवर करता है, कौन? स्किन। स्किन इज एन ऑर्गन, तो लार्जेस्ट ऑर्गन इज स्किन। कौन सा है? स्किन। तो हमने ग्लैंड देख ली, ठीक है, बोन देख लिया, लार्जेस्ट बोन फीमर, स्मॉलेस्ट बोन स्टेपस। अब देखते हैं मसल्स। लार्जेस्ट मसल कौन सा है? लार्जेस्ट मसल कौन सा है? लार्जेस्ट मसल है ग्लूटियल मसल्स। कौन से मसल? ग्लूटियल मसल्स। बटक्स के जो मसल्स है वो है ग्लूटियल मसल्स, वो सबसे लार्जेस्ट मसल है। अब मसल्स के बारे में एक और चीज पूछी जा सकती है, कौन सी? लॉन्गेस्ट मसल कौन सा है? अरे भाई ये क्या लाया, लॉन्गेस्ट मसल कौन सा है? अभी लॉन्गेस्ट मसल ऑफ द ह्यूमन बॉडी है सार्टोरियस मसल। कौन सा मसल? मसल ऑफ सार्टोरियस। सार्टोरियस मसल इज द लॉन्गेस्ट मसल इन द बॉडी। और सबसे स्मॉलेस्ट मसल्स वही जो स्टेपस के पास है, स्टेपेसियस मसल्स। कौन से? स्टेपेसियस मसल्स, वो स्मॉलेस्ट मसल है। लार्जेस्ट मसल पूछा जाए तो ग्लूटियल मसल आएंगे, लॉन्गेस्ट मसल पूछा जाए तो सार्टोरियस मसल आएंगे। मसल्स भी देख लिया, अब देखते हैं नर्व। लॉन्गेस्ट नर्व कौन सी है? जैसे हमने इससे पहले के लेक्चर में भी बात की थी, तो लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व पूछा जाए अगर, कौन सी? क्रेनियल, तो कौन सी आएगी? वेगस। कौन सी आएगी? वेगस नर्व। और पेरिफेरल नर्व पूछा जाए या फिर स्पाइनल नर्व पूछा जाए तो क्या आएगा? साइटिक नर्व। क्या आएगा? साइटिक नर्व। साइटिक नर्व इज द लॉन्गेस्ट नर्व इन द ह्यूमन बॉडी। जो साइटिका का पेन रहता है काफी लोगों में, वो साइटिक नर्व की वजह से होता है। ठीक है, क्रेनियल नर्व पूछा जाए तो वेगस नर्व, और स्पाइनल नर्व पूछा जाए तो साइटिक नर्व। और स्मॉलेस्ट
क्रेनियल नर्व भी हमने डिस्कस किया था, ट्रोक्लियर नर्व। ठीक है, वापिस डिस्कस कर लेते हैं। लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है? लिवर। एंडोक्राइन ग्लैंड पूछा जाए तो थायराइड ग्लैंड इज द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। अगर लार्जेस्ट ऑर्गन पूछा जाए तो स्किन आएगा। लार्जेस्ट बोन पूछा जाए तो फीमर आएगा, और स्मॉलेस्ट बोन पूछे तो स्टेपस आएगा। लार्जेस्ट मसल अगर पूछा जाए तो ग्लूटियल मसल्स, एंड लॉन्गेस्ट मसल अगर पूछा जाए तो सार्टोरियस मसल्स। इसके साथ एक और चीज पूछी जाती है, वो है स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स। बोलेंगे सर ये क्या नया नया ला रहे हैं आप, ये एग्जाम में आता है इसीलिए लाते हैं। स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स कौन से है? फेशियल्स के जो मेजेटर मसल्स है, जो चबाने की, जो च्यूइंग की जो हम प्रोसेस करते हैं उसके लिए जो मसल्स यूज में आते हैं वो स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स है। कौन से मसल्स है? मेजेटर मसल्स। मेजेटर्स आर द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स इन द ह्यूमन बॉडी, जो चबाने के काम आता है। ठीक है, नर्व का देख लिया। लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व है वेगस, जो हमारी बॉडी के सारे हिस्सों में फैली हुई है, और लॉन्गेस्ट स्पाइनल या फिर पेरिफेरी नर्व है साइटिक नर्व। स्ट्रॉन्गेस्ट मसल इज मेजेटर मसल्स। ठीक है, आपको नोट करना हो तो आप नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following would be a common indication of infiltration of a peripheral intravenous infusion? क्या पूछा गया है यहाँ पे? would be a common indication of a infiltration। इनफिल्ट्रेशन के बारे में हमने इसके पहले के लेक्चर में भी बात करी थी। क्या होता है इनफिल्ट्रेशन? तो जब इंट्रावेनस रूट से इंजेक्टेबल दिया जाए मोस्टली, तब वो जो फ्लूइड है वो अपनी जगह पे नहीं जाकर, वेन में नहीं जाकर साइड में दूसरी जगह चली जाती है, उसको हम बोलेंगे इनफिल्ट्रेशन। और इसमें बोला है इनफिल्ट्रेशन पेरिफेरल इंट्रावेनस इन्फ्यूजन में। मतलब सिंपली पेशेंट में हाथ में कैन्यूला डली हुई है, उस कैन्यूला में इनफिल्ट्रेशन हुआ है, मतलब कि वो आईवी कैन्यूला आउट हो चुकी है। इनफिल्ट्रेशन का मतलब होता है कैन्यूला आउट होना। तो उसकी वजह से इनमें से नीचे दे ऑप्शन में से कौन सा कंडीशन देखने को मिलेगा? कूल स्किन, रेडनेस, स्वेलिंग एंड अराउंड द इंसर्शन साइट, ब्लड रिटर्न इन द कैन्यूला, डिफिकल्टी रेगुलेटिंग द फ्लो विद ग्रेविटी, हॉट एंड वार्म स्किन डिस्टल टू द इंसर्शन साइट। तो हम सबको पता है कि अगर ब्लड रिटर्न होता है कैन्यूला में तो वो इनफिल्ट्रेट बिल्कुल नहीं, तो ये ऑप्शन नहीं आएगा। अब डिफिकल्टी रेगुलेटिंग द फ्लो विद ग्रेविटी, तो ये भी कंडीशन इनफिल्ट्रेशन की नहीं, काफ़ी कंडीशन की वजह से हो सकता है। जैसे मान लो कि वेन की पेटेंसी नहीं है, पेटेंसी नहीं होने की वजह से भी वो उसको डिफिकल्टी रहेगी रेगुलेट करने में, तो ये ऑप्शन भी नहीं आएगा। अब हम बचे दो ऑप्शन के साथ, हॉट एंड वार्मथ स्किन डिस्टल टू द इंसर्शन साइट एंड कूल स्किन एंड रेडनेस। तो मोस्टली हॉट एंड वार्मथ, हॉट शब्द कहाँ आता है? यहाँ पे इन्फ्लामेशन होता है। कहाँ पे? जहाँ पे इन्फ्लामेशन होता है वहाँ पे गर्म हो जाता है, पर जहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन होता है वहाँ पे हमेशा कूल स्किन रहेगी। क्यों? कि जो आईवी फ्लूइड जो हमने उसको दिया था वेन में वो बाहर जा चुका है। इसकी वजह से हम जब भी उसको पेट करते हैं, उसके हाथ रखते हैं, तो वो स्किन कैसी दिखेगी? कूल दिखेगी। क्यों? क्योंकि वो आईवी फ्लूइड है उधर, उसकी वजह से वो स्किन दिखेगी। रेडनेस तो बिल्कुल देखने को मिलेगी और स्वेलिंग भी देखने को मिलेगी, क्योंकि वो बाहर आउट हो गई है इसीलिए। तो हॉट एंड वार्मथ कहाँ देखने को मिलेगा? इन्फ्लेमेशन। और अगर वेन में इन्फ्लेमेशन लगता है तो उसको हम, कौन सी टर्म है? फ्लेबाइटिस। कौन सी टर्म है? फ्लेबाइटिस। तो फ्लेबाइटिस और इन्फिल्ट्रेशन, इन दोनों के सिम्टम्स बहुत ही सिमिलर है, बस एक ही अलग है, वो है कूल स्किन। इन्फिल्ट्रेशन स्किन जो होती है वो ठंडी रहती है, कूल रहती है, और फ्लेबाइटिस में रहती है हॉट एंड वार्म। दोनों में स्वेलिंग देखने को मिलेगा, दोनों में रेडनेस देखने को मिलेगा, पर फ्लेबाइटिस में हॉट दिखेगा और इन्फिल्ट्रेशन में कूल दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, फेलियर टू पास मेकोनियम विद इन 36 आवर्स ऑफ लाइफ, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, पुअर फीडिंग एंड एम्प्टी रेक्टम आर द फाइंडिंग ऑफ। न्यूबॉर्न बेबी है,
6 आवर हो चुके हैं फिर भी मेकोनियम पास नहीं हुआ है। यूजुअली कितने टाइम में होना चाहिए? 24 आवर्स के अंदर मेकोनियम पास होना चाहिए, पर नहीं हुआ है। 36 आवर्स हो गए हैं फिर भी मेकोनियम पास नहीं हुआ है। एब्डोमिनल डिस्टेंशन है, फीडिंग भी नहीं ले रहा है और रेक्टम भी एम्प्टी है, तो उसमें से कौन सी कंडीशन देखने को मिलेगी? उसके लिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। देखिए ये है नॉर्मल कॉलोन और ये है हिस्प्रुंग्स डिजीज वाला कॉलोन। हिस्प्रुंग्स डिजीज क्या होता है कि ये जो पार्ट है सिग्मोइड कॉलोन, मोस्टली हिस्प्रुंग्स डिजीज मोस्टली सिग्मोइड कॉलोन में और रेक्टम में होता है। तो इस सिग्मोइड कॉलोन के अंदर जो नर्व सेल होने चाहिए, वो नर्व सेल जो है वो नहीं होते, डैमेज हो जाते हैं। उसकी वजह से कोलोन जो है वो फूल जाता है, जैसे इसके डायग्राम में दिख रहा है। वो कोलोन फूल जाने की वजह से वहाँ फूड को जाने के लिए रास्ता नहीं रहता है, वो पैक हो जाता है, कंजेस्टेड हो जाता है। उसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा? उनमें कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलेगा। तो जैसा आपने क्वेश्चन में पूछा गया था, क्या पूछा गया था? क्या था उस 36 आवर से मेकोनियम पास नहीं हुआ था और एब्डोमिनल डिस्टेंशन था। तो इसका आंसर है आंसर ए, हिर्शस्प्रुंग्स डिसीज। हिर्शस्प्रुंग डिजीज में क्या होता है? नर्व सेल किसी पर्टिकुलर कोलोन, खास करके सिग्मोइड कोलोन और रेक्टम में एब्सेंस होने की वजह से कोलोन फूल जाता है। इसका दूसरा नाम है मेगा कोलोन, जैसा ग्राम में दिख रहा था फूला हुआ, दूसरा नाम है मेगा कोलोन। ठीक है, उसको सीवियर कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलेगा क्योंकि जगह ही नहीं है जाने के लिए, तो कहाँ जाएगा? सीवियर कॉन्स्टिपेशन के साथ साथ बिलियस वॉमिटिंग देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगा? बिलियस वॉमिटिंग। क्या होता है बिलियस वॉमिटिंग? वॉमिटिंग के अंदर बाइल होती है, तो उसको बाइल जो इंटेस्टाइन में सिक्रीट करता है लिवर, अगर वॉमिटिंग के अंदर बाइल है तो उसको हम बोलेंगे बिलियस वॉमिटिंग। अगर नॉन बिलियस वॉमिटिंग है तो कौन सी कंडीशन हो सकती है? अगर वो वॉमिटिंग में बाइल नहीं है तो उसको कौन सी कंडीशन हो सकती है? तो देखो लॉजिकली सोचो, तो जब फूड जो है वो पाइलोरिक कैनाल से क्रॉस होकर इंटेस्टाइन में जाता है, ठीक है, जब इंटेस्टाइन में जाता है तब वो जो फूड है वो बिलियस हो जाता है। पर अगर वो फूड इंटेस्टाइन तक जाता ही नहीं है और स्टमक से ही वापस आ जाता है तो वो वॉमिटिंग कैसी होगी? नॉन बिलियस। तो नॉन बिलियस वॉमिटिंग किस में देखने को मिलती है? पाइलोरिक स्टेनोसिस में। किस में देखने को मिलती है? पाइलोरिक स्टेनोसिस। ये क्वेश्चन भी काफी बार आ चुका है, बिलियस वॉमिटिंग और नॉन बिलियस वॉमिटिंग। बिलियस वॉमिटिंग किस में देखने को मिलेगा? मेगा कोलोन में, और नॉन बिलियस पाइलोरिक स्टेनोसिस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। तो और ये हिस्ट्री की बात कर रहे थे हम, तो इसका ट्रीटमेंट एक ही है, इसको सर्जरी करके जो इन्फेक्ट पार्ट है इतना, उसको सर्जरी करके रिमूव कर देना पड़ता है और उसको रेक्टम के साथ अटैच कर देना पड़ता है। इतने पार्ट को यहाँ से काट देना पड़ता है, तभी ये ठीक हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। विच नर्व मेंटेन्स हियरिंग एंड बैलेंस? यहाँ पे पूछा गया है, क्रेनियल नर्व दी गई है, इस क्रेनियल नर्व में से कौन सी नर्व जो है वो हियरिंग और बैलेंस के साथ जुड़ी हुई है? इसका सही ऑप्शन है, हमें पता ही है, वेस्टिब्यूलो कोक्लियर नर्व। जो कौन सी है? 8th नर्व। वो किसके साथ जुड़ी हुई है? हियरिंग एंड बैलेंस के साथ। वेगस नर्व क्या फंक्शन करती है, किसके साथ जुड़ी हुई है? तो वेगस नर्व है वो पूरी शरीर में फैली हुई है, जैसे हमने इसके पहले के क्वेश्चन में बात करी थी। लॉन्गेस्ट नर्व है, लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व है, तो वो पूरे जीआई ट्रैक के साथ जुड़ी हुई है। जीआई ट्रैक के साथ साथ वो हार्ट के साथ भी जुड़ी हुई है और किडनी के साथ भी जुड़ी हुई है और स्प्लीन के साथ भी जुड़ी हुई है। तो वेगस बहुत ही ज़्यादा मात्रा में फैली हुई है। और सी ऑप्शन है फेशियल नर्व। फेशियल नर्व का काम है हमारे फेशियल एक्सप्रेशन बनाना। फेशियल एक्सप्रेशन का काम कौन करता है? फेशियल नर्व। एंड डी इज ट्रोक्लियर नर्व। ट्रोक्लियर नर्व के साथ जुड़ी हुई है हमारे आई बॉल के ऊपर
जो सुप्रा ओब्लिक मसल्स आए हुए होते हैं, सुपीरियर ओब्लिक मसल्स, उसके साथ कनेक्टेड है, जो नीचे देखने का काम करता है, नीचे और ऊपर देखने का जो काम करते हैं वो ट्रोक्लियर मसल्स के लिए बिना नहीं हो सकते हैं। तो किसके साथ ट्रोक्लियर जुड़ी हुई है? सुपीरियर ओब्लिक मसल्स के साथ। और वेस्टिबुलोकोक्लियर किसके साथ? हियरिंग और बैलेंस के साथ जुड़ी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। सर्जिकल रिमूवल ऑफ इन्फेक्टेड और डेड टिश्यू फ्रॉम वुंड इज कॉल्ड। यहाँ पूछा गया है कि जो चोट लगी थी घाव में, उस घाव के अंदर डेड टिश्यू हो गए, उसको सर्जिकली रिमूवल अगर करना पड़े तो उसको हम क्या बोलेंगे? अगर सर्जिकली रिमूव करा है डेड टिश्यू को, तो उस टिश्यू को, उसको हम, उस प्रोसीजर को हम क्या बोलेंगे? यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए डेहिसेंस, ऑप्शन बी डिब्राइडमेंट, ऑप्शन सी इंसिजन एंड ड्रेनेज, ऑप्शन डी डी बल्किंग। तो देखो, जब डेड टिश्यू फॉर्म हो जाए और इसको निकालने की ज़रूरत पड़े तो इसको बोलते हैं डिब्राइडमेंट, डिब्राइड करना, यानी कि डेड टिश्यू सेल से सर्जिकली रिमूव करने को बोलते हैं डिब्राइडमेंट। करते हैं डिब्राइडमेंट कि वो जो डेड टिश्यू है उससे उस ऑर्गन की मतलब वो प्रोटेक्ट कर सके, वो आगे ना बढ़े, उसको जो इन्फेक्शन लगा है वो वहीं उसको रोक सके, उसके लिए डिब्राइडमेंट करता है। और एक ये टर्म भी देख लेते हैं, डेहिसेंस किसको बोलते हैं? तो जब किसी सर्जन ने किसी जगह पे, मान लो एब्डोमेन पर कट लगाया है, ठीक है, लगाकर ऑपरेशन कर दिया, उसके बाद अगर ऑपरेशन करके स्टिचेस भी ले लिया और उसको कवर कर दिया, तो डेहिसेंस किसको बोलते हैं? कि वो स्टिचेस लिए हुए, जो सूचर लिया हुआ जो भाग है, वो स्पेशली उस भाग, वो सूचर अगर खुल जाते हैं, सूचर खुलने के बाद जो अंदर के ऑर्गन है वो बाहर आने लगते हैं, जो अंदर का जो भी टिश्यू सेल वो सारे बाहर आने लगते हैं, उसको बोलते हैं डेहिसेंस। ये भी एक ऐसी कंडीशन है जिसको तुरंत अटेंड करनी पड़ेगी सर्जन को, वापिस उसको सूचर लेना पड़ेगा। क्या होगा डेहिसेंस में? जो सर्जिकली जो सूचर लिया होगा इंसिजन की पार्ट में, खुल जाता है और जो अंदर के ऑर्गन टिश्यू बाहर आने लगते हैं, उसको बोलते हैं डेहिसेंस। ऑप्शन सी है इंसिजनेज एंड ड्रेनेज। तो वैसा अगर किसी पार्ट के अंदर, किसी केविटी के अंदर फ्लूइड कलेक्शन है, पस कलेक्शन है, ब्लड कलेक्शन है, या फिर एयर कलेक्शन, ये कोई भी अगर कलेक्शन होता है तो इसको एक इंसिजन बना के ट्यूब के द्वारा अगर बॉडी के बाहर ड्रेन करा जाता है तो उसको बोलेंगे इंसिजन एंड ड्रेनेज, आई एंड डी। और लास्ट में है डी बल्किंग। डी बल्किंग का मतलब होता है, ये मोस्टली कैंसर वाले पेशेंट में देखने को मिलता है जिसको ट्यूमर हुई होती है। तो किसी भी पार्ट में से ट्यूमर को 100% निकालने की जो प्रोसेस है, जितना हो सके उतना ट्यूमर को हटाना, जिससे उस सिस्टम के, उस ऑर्गन को नुकसान ना पहुंचे, उतना जितना हो सके उतना अगर ट्यूमर को हटाने की कोशिश, उसको हम बोलेंगे डी बल्किंग। एज पॉसिबल एज रिमूवल ऑफ द ट्यूमर, उसको हम बोलेंगे डी बल्किंग। डिब्राइडमेंट किसको बोलेंगे? रिमूवल ऑफ द डेड टिश्यू। डेहिसेंस किसको बोलेंगे? जो इंसिजर पार्ट है, जो सूचर्ड पार्ट है वो खुल जाना, उसको बोलेंगे डेहिसेंस। IND मतलब इंसिजन करके पाइप द्वारा डैमेज, ड्रेनेज लगा के वो फ्लूइड या पस या जो भी कनेक्टेड है उसको बाहर लाना। और डीबल्किंग मतलब कि ट्यूमर को जितना हो सके उतना रिमूव करना। तो ये था आज का लेक्चर। मुझे उम्मीद है आप सब लोग मिशन हाई के सारे लेक्चर्स अटेंड करते हैं, सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और जैसे कि इसके पहले के लेक्चर में जैसे मैं बता चुका हूँ कि मिशन हाई खास ये 3 आपके लिए लाया है। कौन सी? मिशन परिचारिका, मिशन ऑल पेपर्स और नोटसेट बूस्टर्स, जिनके द्वारा आप कोई भी सेंट्रल लेवल की एग्जाम को बड़ी आसानी से कॉम्पीट कर सकते हैं और बड़ी आसानी से उसमें सफल भी हो सकते हैं। कौन सी बुक्स है वापस याद दिला देता हूँ। 3 बुक्स की कॉम्बो है, मिशन परिचारिका, मिशन ऑल पेपर्स और नोटसेट बूस्टर। अगर ये तीनों बुक आप खरीदते हैं तो आपको मिलेगा एक टेस्ट सीरीज फ्री में मिलेगी। तो टेस्ट सीरीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ ESIC एग्जाम के लिए ESIC नर्सिंग ऑफिसर चैंपियंस नाम की एक सीरीज भी मिशन आई लेके आया है, जो कि 50% डिस्काउंट के साथ है। तो आज ही जाइए और missionhighnurses.com वेबसाइट से इसको परचेज किए। तो मैं आशा रखता हूँ कि आप सब लोग मिशन हाई के साथ जुड़े रहे, हमारे सारे क्लासेस को प्यार देते रहिए, शेयर करते रहिए, ऐसी मेरी आशा है। और
आप सब लोगों को मैं एक ही बात करना चाहता हूँ कि देखो, 2 लाइन बोलना चाहता हूँ मैं आपके लिए कि अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी हमने। क्या बोला गया है? अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी हमने, हमारे सामने पूरा आसमान बाकी है। कि अभी तो आप लोग कॉलेज पास आउट करके बाहर आए हो, PSIC और एम्स जैसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां कर रहे हो, तो अभी तो आपने काफी कुछ देखना बाकी है। इसीलिए बोला गया है कि अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने, हमारे सामने पूरा आसमान बाकी है। तो मिशन हाई का यही गोल रहेगा कि आप उस आसमान को जल्दी से जल्दी पा सको और कोई भी जो आपकी डिजायर एग्जाम है उसको क्रैक कर सको। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट, कीप रीडिंग। थैंक यू।